हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भूगोल ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी होगी वो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से विस्तार है भूगोल का और भारत की स्थिति एवं विस्तार सारे पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो एक भी पॉइंट आज छोड़ेंगे नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि धीरे धीरे करके हम चलते चलेंगे कि यहाँ से जो भूगोल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, पहले हम लिखाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो आज हम चलेंगे इस भारत की स्थिति एवं विस्तार की तरफ। भारत की स्थिति एवं विस्तार है क्या, चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले कि भूगोल हम कहते किसे हैं। सबसे पहली बात कि भूगोल शब्द आया कहाँ से, भूगोल की उत्पत्ति किसको गई, प्राथमिकता किसको दी गई। तो भूगोल ज्योग्राफी शब्द नाम उसकी प्राथमिकता स्तर जो दिया गया है, व्याख्या करने का श्रेय जाता है वो यूनान वासियों को जाता है। किसको जाता है? यूनान वासियों को जाता है। और भूगोल या ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, भू प्लस, जहां मैं लिखता चलता हूं, चलिए समझते चलिए। जैसे मैंने लिखा भूगोल, अगर इसको तोड़ेंगे तो भू प्लस गोल। भू माने पृथ्वी, भू माने पृथ्वी और गोल माने गोल है। पृथ्वी गोल है, इसका तो हमने विखंडन कर लिया कि भूगोल, भू माने पृथ्वी और गोल माने गोल है। पर मैं बता दूं, कई लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो अंडाकार है, कोई कहते हैं वृत्ताकार है, कोई कहता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। वो बात सही है कि जो पृथ्वी है वो 23.5 अक्षांश पर झुकी हुई है। ठीक है, वो बात सही है। वो किताबों में लिखा हुआ है कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी झुकी हुई है। जो अंडाकार बोलते हैं, बाकी के जो भी हैं, वो अपने अपने समझने के ऊपर होता है कि अंडाकार है या वृत्ताकार है या फिर गोल है। वो भी सब अपना अपना ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से समझना चाहता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी, यहां लिख देता हूं GEOG, जियोग्राफी, GRAPHY, ज्योग्राफी। ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है? एक तो मिलकर बना है जियो, GEO। जियो का मतलब होता है, क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। ठीक है, जियो का मतलब पृथ्वी होता है। और ग्राफिक या ग्राफिया, GRAPHAIA, ग्राफिया। ग्राफिया शब्द जो है इसका अर्थ लिखना या वर्णन करना होता है। क्या होता है? लिखना या वर्णन करना होता है। लिखना या वर्णन करना होता है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में अतः सामान्य भाषा में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन कराता है। जो पृथ्वी के धरातल का क्या कराता है? वर्णन कराता है। दूसरी बात मैं बता दूं आप लोगों को कि भूगोल शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो भू प्लस गोल मैंने बताया था, हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये शब्द किसके होते हैं? आपके हिंदी के होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? हिंदी के होते हैं। भू प्लस गोल हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना होता है भूगोल। अब बात करें आगे, तो अर्थात पृथ्वी कैसी होती है? गोल है। कई बार लिखा हुआ भी देखा होगा कि भूगोल, भू माने पृथ्वी और गोल माने गोल है। ठीक है, अब बात करें इसकी आगे की, तो एरेटोस्थेनीज ने इस विषय की परिभाषा देने के लिए, एरेटोस्थेनीज, किसने? एरेटोस्थेनीज थे। इन्होंने क्या किया कि दो शब्दों को मिलाने के लिए इन्होंने इस विषय की परिभाषा देने के लिए जियो प्लस ग्राफिस, वर्णन
से मिलकर बना है। इन्होंने कहा था कि जियो प्लस ग्राफिया शब्दों से मिलकर बना है। एराटोस्टेजिनी ने कहा था कि जियोग्राफी जो शब्द है जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद में आगे हम बात करें तो हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यहां तक समझ में आया। हिकैटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। आज जो है भूगोल का जो है सामान्य परिचय मैं बताता चल रहा हूं, समझते चलिएगा। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरी बात, अरस्तु भौतिक भूगोल या वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता हैं। क्या है? अरस्तु क्या है? अरस्तु किस किस के हैं? अरस्तु भौतिक भूगोल एवं भौतिक भूगोल या वैज्ञानिक भूगोल। किसके? भौतिक भूगोल एवं वैज्ञानिक भूगोल। भौतिक भूगोल अरस्तु क्या है? भौतिक भूगोल एवं वैज्ञानिक भूगोल। भौतिक भूगोल एवं वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आए। और वर्तमान में जो पहले थे भौतिक भूगोल और एवं वैज्ञानिक भूगोल के कौन थे? अरस्तु थे। अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो अब हमें मिलता है पॉलिटेरियम। क्या मिलता है? पॉलिटेरियम। क्या मिलता है शब्द? पॉलिटेरियम। पॉलिटेरियम शब्द जो मिलेगा, जो पॉलिटेरियम थे वो क्या है? भौतिक भूगोल एवं वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब चलिए आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया हो, अगर आपको लिखना हो दोस्तों तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहां तक समझ में आया। इसके बाद में हम आगे बात करें कि परिभाषा। तो परिभाषा दी थी स्ट्रैबो के अनुसार। स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विषय का आकाशीय पिंडों का, स्थल महासागर जीव जंतुओं का, वनस्पति फल तथा भूधरातल के क्षेत्र देखे जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्रदान कराती है। ये किसने कहा था? स्ट्रैबो के अनुसार कहा गया था। यहां तक दोस्तों समझ में आया। ये बाकी की बातें मैं लिखाता चलूंगा। भूगोल के अगर जनक की बात करें तो हिकैटियस मैंने बताए थे। हिकैटियस को भूगोल के जनक की उपमा दी गई थी और एराटोस्थेनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? एराटोस्थेनीज ने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था ज्योग्राफिका का। ठीक है, अब बात करें आगे तो ये जनक जो है, मैं अगली वीडियो में मैं आप लोगों को एक जनक बाई जनक, परिभाषा बाई परिभाषा में लिखाता चलूंगा। अभी मैं आपको समझाता चल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इधर। तो यहां हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाओं की। तो यहां हम बात करें अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाओं की, तो सबसे पहली बात, अक्षांश रेखाएं ऐसी ऐसी होती हैं इस तरीके से। अक्षांश रेखाएं इस तरीके से चलेगी। ये जो भारत का है, भारत की स्थिति का, विश्व में भारत की स्थिति का हम बोध कराएंगे, यहां पर भारत की स्थिति का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो ये जो रेखा है इस रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ जो यहाँ ये जो खड़ी खड़ी होगी रेखाएं, खड़ी खड़ी रेखाएं जो पाई जाएंगी उसको हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। क्या कहेंगे? देशांतर। ठीक है, यहाँ भी जो रेखा होगी उसको भी हम देशांतर कहेंगे, और यहाँ जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ तुमने एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखा होगा। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ जो रेखाएं होगी, यहाँ जो रेखा होगी वो भी कैसी रेखा होगी? अक्षांश रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? अक्षांश रेखा होगी। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में हम चलते हैं ग्लोब की तरफ। पूरे विश्व की बात कर लेते हैं। पूरे विश्व में किस तरीके से काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो यहां अगर हम बात करें, चलिए यहां समझ लेते हैं।
ये, ठीक है। ये इस विश्व के अंदर जो गोल पृथ्वी है, पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। यहां जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। दो काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी खींची गई हैं? उन दो काल्पनिक रेखा, इनका नाम होता है, नंबर 1 आता है अक्षांश रेखा, नंबर 1 आता है अक्षांश रेखा, नंबर 2 आता है देशांतर रेखा। ठीक है, दो रेखाएं खींची गई हैं काल्पनिक, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। ठीक है, अब यहां हम समझते हैं, चलिए यहां समझते चलिए, एक एक पॉइंट बताता चलूंगा। यहां जो बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गई है, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गई है, उस रेखा को हम कहते हैं जीरो अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या क्या कहते हैं हम? एक तो कहते हैं जीरो अक्षांश रेखा, ठीक है, दूसरी हम कहते हैं भूमध्य रेखा। एक तो हमारी हो गई जीरो अक्षांश रेखा, दूसरी हो गई हमारी भूमध्य रेखा। क्या होगी? भूमध्य रेखा। यहां गलत हो गया, यहां होगी भूमध्य रेखा, ठीक है, जीरो अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, और ये एक होगी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इन तीन नामों से इस रेखा को जाना जाता है। ये वाली जो बीचों बीच रेखा जा रही है, इसे जीरो अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां तक क्लियर हुआ? ये तीन नामों से जानी जाती है। अब यहां ऊपर हम चलेंगे तो यहां की बात हम करते हैं इस रेखा की, और नीचे करेंगे इस रेखा की हम बात। यहां जो दो रेखाएं जो निकलती हैं, ये वाली, ये जो दो रेखाएं चली, ये दो रेखाएं होती हैं आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश पर। कितने पे होती हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती हैं। और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं, जो इस रेखा जी, जो सीधी सीधी रेखाएं खींची जा रही हैं, ये वाली, इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं जो खींची जाती हैं। ठीक है, अक्षांश वृत्त भी कहते हैं, कहीं कहीं वृत्त लिखा हुआ अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा। ठीक है, ये जो रेखा ऊपर खींची गई है, इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम जो रखा गया है वो होता है कर्क रेखा। क्या होता है? कर्क रेखा या कर्क वृत्त बोलते हैं, कर्क रेखा। दूसरा यहां है कर्क रेखा, दूसरी है मकर रेखा। नीचे वाली है ये वाली है मकर रेखा और ये वाली है कर्क रेखा। यहां तक दोस्तों समझ में आया? यही एक ऊपर जो यहां एक रेखा खींची जाती है और एक रेखा खींची जाती है यहां। ठीक है, अब यहां 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, उत्तर को कहते हैं नॉर्थ और इधर कहते हैं साउथ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, यहां आपका हो जाएगा पूरब, यहां हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, यहां 4 दिशाएं जो होती हैं, यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है। ये नॉर्थ एरिया में जो नॉर्थ उत्तरी ध्रुव जो बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। समझते चलना, यहां होता है उत्तरी ध्रुव, ये होगा उत्तरी ध्रुव, और नीचे होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। क्या होगा नीचे? दक्षिणी ध्रुव। समझते चलना, यहां होगा दक्षिणी ध्रुव। ऊपर था उत्तरी ध्रुव, नीचे है दक्षिणी ध्रुव। यहां तक क्लियर हुआ? अब इस रेखा की अगर हम बात करें तो ये जो रेखा खींची गई है वो कितने अक्षांश पर है? तो ये है आपकी 66.5 अक्षांश पर। कितने अक्षांश पर? 66.5 डिग्री अक्षांश पर। इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इस रेखा को क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और नीचे जो रेखा खींची गई है ये वाली, इस रेखा को क्या कहा जाता है? ये रेखा भी आपकी ये नॉर्थ में है, यह समझते चलना 66.5 नॉर्थ में है,
और ये रेखा साउथ में होगी, तो 66.5 पे ये भी है, कितने पे है, 66.5 डिग्री अक्षांश पर है। और इस रेखा को हम बोलते क्या है, तो इस रेखा को बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक ना, आर्कटिक तो हो गई, अंटार्कटिक, क्या कहते हैं, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। और यहां मैं लिख देता हूं व्रत, कहीं कहीं मिलेगा आपको व्रत और कहीं कहीं मिल जाएगा आपको रेखा, ठीक है। ये जो रेखा खींची गई 66.5 पे और यहां भी रेखा खींची गई 66.5 पे, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में ये मकर रेखा हो गई, इधर कर्क रेखा हो गई, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां समझते हैं, यहां जो सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं, ये यहां से हटाकर यहां लिख दे रहा हूं मैं, आप लिखते चलिएगा। ये 23.5 डिग्री पे है, कितने पे, 23.5 डिग्री पे है। और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। यहां से मैं हटा देता हूं, यहां समझाने के लिए यहां से यहां लिख दिया, ठीक है। बात एक ही है, कहीं भी लिख लीजिए, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां जो सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं इस जगह पे, जो ये 0 अक्षांश विषुवत रेखा जो बताई, भूमध्य रेखा पे जो किरणें पड़ती हैं, तो ये जो किरणें पड़ेंगी, यहां जो किरणें पड़ेंगी सूर्य की, तो सबसे पहले जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं जो कर्क रेखा पर पड़ती हैं, किस पे पड़ती हैं, नहीं यहां हम इस रेखा की बात करेंगे, पहले विषुवत रेखा की बात करेंगे। विषुवत रेखा पे जो किरणें पड़ती हैं सूर्य की, वो कब पड़ती हैं, तो यह समझना, वो जो पड़ती हैं 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को पड़ती हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को जो पड़ती हैं वो किस पे पड़ती हैं, 0 अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। और जो कर्क रेखा पे सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, यहां जो कर्क रेखा पे सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, ऊपर जो कर्क रेखा है यहां पड़ती है आपकी 21 जून को। कब पड़ती हैं, 21 जून को, ठीक है। यहां जो पड़ेगी वो कब पड़ेगी, 21 जून को। अब यहां हम बात कर लेते हैं मकर रेखा की, तो मकर रेखा पे सूर्य की जो किरणें पड़ेगी वो किस समय पड़ेंगी, तो यहां जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो 22 दिसंबर को पड़ेंगी। कब पड़ेंगी, 22 दिसंबर को पड़ेंगी। यह समझते चलना दोस्तों, लिखते चलना, नोट्स साथ के साथ बनाते चलना, जो कि आगे आपको समझ में आ सके। कहीं भी लिख लेंगे आप एक साथ तो वो समझ सकेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। इसके बाद में हम बात करें, मैंने तो काल्पनिक रेखाएं बताई थी, यहां मैंने बात कर ली अक्षांश रेखाओं की। ये सीधी सीधी जो रेखा होंगी ये वाली, ये सारी की सारी आपकी क्या होंगी, जितनी भी रेखाएं होंगी। अब रेखाएं भी मैं बताऊंगा कितनी कितनी रेखाएं होती हैं, ऊपर कितनी होती हैं और नीचे कितनी होती हैं, ठीक है। यहां ये जो रेखाएं सीधी सीधी होंगी, इन रेखाओं को कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं, ठीक है। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं जो बीचों बीच, यहां जो बीचों बीच होकर ये जो रेखाएं होंगी, ये समझते चलना साथ साथ में। अब ये जो रेखाएं मैंने खींची ये वाली, इन्हें हम रेखा को क्या कहते हैं, तो इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा या देशांतर व्रत कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो सीधी सीधी वो खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां हम बात करेंगे कि जो ये जो रेखाएं खींची गई थी तीन, ये वाली बीचों बीच होकर 3 रेखाएं खींची गई थी, उन रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो यहां हम संख्या की बात करें तो यहां इस रेखा से जो 0 अक्षांश रेखा है उससे ऊपर हम जाएंगे तो हमारी कितनी रेखाएं मिलेगी, 90,
कितनी मिलेगी 90 मिलेगी, और नीचे आएंगे तो कितनी मिलेगी 90 मिलेगी। दोस्तों समझते चलना, यहाँ ऊपर 90 मिली, नीचे 90 रेखाएं मिली। अगर दोनों रेखाओं के एक साथ में जोड़ दिया जाए तो 9 दूनी 18, 180 रेखाएं होती हैं। 180 रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं 180। अब 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं, इस रेखा को छोड़कर, 0 अक्षांश रेखा को छोड़कर कितनी होती है? 180 होती हैं। और ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा, इस पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया इसको। तो जो 2 भागों में मैंने बांटा इसको, तो ये एक तो थी ऊपर 90 और नीचे थी 90, तो दोनों को मैंने जोड़ा तो 180 हुई। अब इस रेखा को अगर हम प्लस और कर लें, एक प्लस रेखा और कर लें, तो आपकी 181 रेखाएं आ जाती हैं, अक्षांश रेखाएं। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कुल रेखाएं, अगर पूछ ले तो कुल रेखाएं हो जाती 181, और रेखाएं पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 180। कितनी बतानी है? 180 बतानी है। अगर कुल पूछ ले, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी प्लस करने को कहे तो होती है आपकी 181। यहां तक समझ में आया? 2 काल्पनिक रेखाएं मैंने बता दी, ये बाकी का बता दिया। यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम बात करेंगे आगे। तो आगे अगर हम बात करें तो यहां इसको हम हटा देते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं, यहीं के यहीं बात कर लेंगे। लिखते चलिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं लिखी है तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं साथ के साथ में। चलिए साथ के साथ में लिखते चलिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों शेयर करिएगा, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहां तक हुआ, ये भी हटा देते हैं, वरना कहोगे कि ये लिखा हुआ छोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए यहां तक जो मैंने बताया, ये यहां तक समझ में आया। इसके बाद में हम बात करें आगे, तो आगे की बात करें तो यहां मैंने बताया था उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कहां बताया था? ऊपर बताया था। यहां क्या बताया मैंने? उत्तरी गोलार्ध बताया। क्या बताया? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर था उत्तरी गोलार्ध, नीचे था दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक समझ में आया? अब दूसरी बात, यहां मैंने आपको देशांतर रेखाएं बता दी। देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? चलिए देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये जो सीधी सीधी रेखाएं खींची जा रही हैं, ये सीधी सीधी रेखाएं खींची जा रही हैं, इनको हम कहते हैं देशांतर रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और अक्षांश रेखाएं मैंने बताई थी, जो सीधी सीधी खींची जा रही हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं खड़ी खड़ी होंगी और अक्षांश रेखाएं लेटी हुई सीधी सीधी होंगी। यहां तक समझ में आया? अब यहां जो अक्षांश रेखाएं बीचों बीच की, यहां की अगर हम बात करें तो भारत हमारा यहां पाया जाता है, भारत यहां होता है। अब यहां होता है तो ये कौन से गोलार्ध में होता है? तो पूर्वी गोलार्ध में होता है। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में होता है। किस में होता है? पूर्वी गोलार्ध में होता है। ठीक है, ये हिस्सा जो है आधा इधर का पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां एक चीज समझना, जो यहां इस रेखा के बीचों बीच, यहां इस रेखा के बीचों बीच जो जगह खाली होती है, इस रेखा जो खाली जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। खाली स्थान को कटिबंध कहते हैं। ठीक है, जो खाली स्थान है उसे हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। यहां जो खाली स्थान होता है, ठीक है, एक यहां नहीं, हर एक जगह जो खाली स्थान होगा बीच में, ये जो खाली स्थान होता है, जैसे मैंने ये कहा ये वाला, तो ये खाली स्थान बीच में रह गया तो ये क्या होगा? आपका कटिबंध कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, जो GMT
5.5 घंटा जो GMT होती है वो कहाँ से होती है, ये भी जीरो की जब यहाँ से यहाँ खींची जाएगी तो जीरो अक्षांश रेखा है, वो देशांतर रेखा बोली जाएगी। तो GMT यहाँ से होती है, GMT जिसे बोलते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा हिंदी में कहते हैं मानक समय रेखा GMT को, ठीक है। दूसरी हम बात करें तो यहां एक बात और समझना, इस खाली जो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में जो खाली स्थान होता है ये वाला, इस रेखा को हम कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं, गोरे बोलते हैं। गोरे क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अगर हम बात करें तो खाली स्थान को गोरे के नाम से जाना जाता है, यहां तक क्लियर हो गया। और यहां पूर्वी गोलार्ध था। इधर की अगर हम बात करें तो इधर हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। और इधर से बीचों बीच से इधर की अगर हम बात करें तो ये होगा पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम आगे चलें तो आगे की अगर हम बात करेंगे तो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। मैंने ऊपर और नीचे 2 रेखाएं बताई थी, यहां तो 90 रेखाएं होती हैं, यहां भी 90 रेखाएं होती हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 रेखाएं होती हैं। और जीरो अक्षांश रेखा को जोड़ दिया जाए एक रेखा को तो प्लस करके 181 रेखाएं होती हैं। अब यहां इस सीधी सीधी वाली जो रेखाओं की, इन रेखाओं की बात करें तो ये वाली रेखाएं कितनी होती हैं, इन रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये रेखाएं होती हैं ऊपर, यहां से इधर की बात करें, यहां से इधर की बात करें तो इधर होती है 180, एक इधर होती है 180। कितनी होती हैं, 180 इधर होंगी प्लस 180 इधर होंगी तो कितनी हो जाएंगी 360। कितनी हो जाएंगी 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। कितनी रेखाएं हो जाएंगी, ये तो थी आपकी अक्षांश रेखाएं। क्या थी, अक्षांश रेखा। और ये हो जाएगी आपकी देशांतर रेखा। क्या हो जाएगी, ऊपर अक्षांश रेखा नीचे देशांतर रेखा। यहां तक समझ में आया। ये मैंने आप लोगों को बताया, आप आज जो बताया वो मैंने भारत की स्थिति एवं विस्तार बताया। तो आगे हम बात करेंगे, लिखते चलेंगे। आज मैंने समझाया, आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी धीरे धीरे हम लिखते चलेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।